अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन है। बेसिकली ये चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें ये सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में मैं इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, हमने इसका वर्ड कोई और क्यों नहीं देखा या कोई और वर्ड हमने इनके लिए क्यों नहीं रखा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड के हम इसमें देखेंगे कि इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। उसके बाद जो है हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी साथ में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। इसके बाद जब हमारा इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड और फिल्ड डी और एफ सबशेल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो जिनके अंदर क्या हो, पार्शली फिल्ड डी सबशेल हो या एफ सबशेल पार्शली फिल्ड हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि होता ही है स्टूडेंट्स कि आपने जैसे कि पढ़ा था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। मतलब कुछ एलिमेंट्स जो हैं एस ब्लॉक में रखे गए हैं, कुछ जो है वो पी ब्लॉक में रखे गए हैं, और कुछ जो है वो डी ब्लॉक में रखे गए हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। टोटल जो है वो 4 ब्लॉक्स हैं, आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो है एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं में मौजूद है उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो पी ब्लॉक में उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो डी ब्लॉक में है एलिमेंट्स उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और जो एफ में है उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको होप्स हो कि बात क्लियर हो गई कि हम इनको ये जो है एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो मैंने टर्म यूज़ की कि डी एंड एफ सबशेल, तो इसका क्या मतलब है कि होता ही है कि हमने इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक में क्यों कह रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो उनकी जो है एस सबशेल में मौजूद होता है। जो आउटर मोस्ट इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मौजूद होता है, एस सबशेल में मौजूद होता है। इसी वजह से उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनका इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में मौजूद होगा, हम उनको क्या कहते हैं कि वो पी सबशेल पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो डी जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल में मौजूद हो, डी सबशेल में। तो इसी वजह से हम उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक है तो इसमें भी क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मौजूद होंगे, एफ सबशेल में। सो इसी वजह से हम इनको कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमने इनको एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं। अब इसके अंदर जो है ये आपके पास आ गई जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, कि एलिमेंट्स जिनके अंदर पार्शली फिल्ड या पार्शली फिल्ड डी या एफ सबशेल्स मौजूद हो। मतलब अभी हमारा जो कंसर्न है वो एस एंड पी से कंसर्न नहीं है। ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये जो है आपके पास जो नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो होप्स ओके ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब क्या है कि इधर लिखा कि पार्शली फिल्ड डी सबशेल या एफ सबशेल, मतलब हाफ फिल्ड, पार्शली कहते हैं हाफ फिल्ड को, ठीक है। या तो हाफ फिल्ड हो डी सबशेल या फुली फिल्ड भी हो सकती है। अभी मैं आपको डिफरेंट वो जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके मैं बताऊंगी कि उनके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। लेकिन अभी जस्ट हम डेफिनेशन को, मेन जो इसकी डेफिनेशन है उसको मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसमें से एक और क्वेश्चन कि हम जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपको पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर पार्शली फिल्ड डी या एफ सबशेल्स मौजूद हों। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अंदर डी में, जैसे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 आते हैं, और एफ में 14 आते हैं। तो पार्शली फिल्ड का मतलब वो हाफ फिल्ड भी हो तो तब भी मतलब इलेक्ट्रॉन
अगर डी में मौजूद है आउटर मोस्ट तो हम कहेंगे कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में मौजूद है तो हम उनको कहेंगे कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं को हम दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। सो इसको अनदर वे में हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ये आप अनदर डेफिनेशन देख रहे हैं, सेकेंड डेफिनेशन कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो आ जाते हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है मजीद क्लियर हो जाए। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैं डिस्कस करने लगी हूँ। तो ये पीरियोडिक टेबल है, ये आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास जो ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट आपको दिखाया जा रहा है। अब कंप्लीट तो नहीं है ये, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि ये आपके पास जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, मैं स्टार्ट में भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताती गई हूँ, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि जो आपके पास जो है मैंने आपको बताया कि 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो आपके ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये वाले दोनों जो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में मौजूद है। सो इसी वजह से हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास इसके बाद जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो 3A से लेकर ये 1A 2A जो है वो एस ब्लॉक है वाले हैं। इसके बाद जो 3A से लेकर 8A तक, ठीक है, 3A 4A 5A 6A 7A और उसके बाद जो है ये 8A, ठीक है, ये नोबल गैसेज जिनको हम कहते हैं। तो ये 8A तक जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हीलियम में He आप इसको छोटा कर लें। तो ये 3A से लेकर 8A तक जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में मौजूद है। सो इसी वजह से हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये आपके एस ब्लॉक हो गए और ये वाले पी ब्लॉक हो गए, और इनके बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद है जिनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहले मैं बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, ट्रांजिशन कहते हैं इन बिटवीन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बिटवीन, इन बिटवीन मतलब दरमियान में, मतलब जो कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में आप देख रहे हैं कि दरमियान में मौजूद हैं। सो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप्स हो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि हम इनको ट्रांजिशन वर्ड ही हम लोगों ने क्यों यूज़ किया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों के दरमियान में मौजूद होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के दरमियान में, ठीक है। सो इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी समहाउ मैच करती हैं। मतलब कुछ ये जो आपके पास जो है एस ब्लॉक ये मेटालिक हैं सारे, और ये जो है सारे नॉन मेटल्स हैं उनके बीच में ये मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये मेटालिक होते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ये मेटल्स हैं। अब एक और बात स्टूडेंट्स आपने इसमें याद रखनी है क्या, मैंने आपको जैसे कि बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्यों डी ब्लॉक हैं, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में मौजूद है। सो इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें जो 3 बातें आपने याद रखनी है, 3 सीरीज हैं, सॉरी फर्स्ट जो है वो क्या है, इसको हम ये जो फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज है, इसको हम 3D सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है ये वाली 4D सीरीज है, उससे नेक्स्ट जो है ये 5D सीरीज है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो यूट्रियम है, जिरकोनियम है, नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुदीनियम है, और रोडियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है और कैडमियम है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए 5D सीरीज में, तो ये आपके पास आ जाती हैं लेंथनम है, हैफनियम है, उसके बाद टेंटलम है, टंगस्टन है, रीनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, ऑरम है और मरकरी है, ठीक है। ऑरम यानी कि गोल्ड और मरकरी। ये अब आप देख लें कि AU में बोल रही थी, तो AU जो है वो यहाँ पर ऑरम है। ये अक्सर यहाँ पर सिंबल्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, मैम इसको हम बोलते तो गोल्ड है लेकिन ये AU क्यों लिखा हुआ है। तो ये AU स्टूडेंट्स ऑरम से है, AURUM ऑरम गोल्ड को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह AG सिल्वर है, इसको हम अर्जेंटम बोलते हैं, तो AG अर्जेंटम, तो इस तरह से ये बनता है, ठीक है। और ये तो बाकी तो आपको पता ही है। और ये HG जो है मरकरी, हम वैसे इसको मरकरी कहते हैं,
लेकिन ये क्या है बेसिकली हाइड्रोआर्गायरम, इसको बोलते हैं हाइड्रोआर्गायरम, तो इसी वजह से इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह तो बहुत सारी बातें हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करने वाली बहुत सारी पॉइंट्स निकल आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो तो मैं ये बात भी आप लोगों को साथ ही बता दूं। तो अब ये स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये जस्ट अभी मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया है। इसी तरह आप इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो वो नीचे आ जाते हैं सीरीज में, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, लेकिन पहले मैं ये सीरीज को कंप्लीट कर लूँ ताकि फिर मैं आप लोगों के पास एफ ब्लॉक के बारे में भी चलूँ। तो अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 3 सीरीज इसमें आ जाती हैं। एक 3D सीरीज है, ये स्कैंडियम से लेकर स्कैंड्री, टीवी, VCR, मैंगनीज, फीको, निको, जिंक, ये इस तरह से भी याद आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3D सीरीज है। इसके बाद नेक्स्ट वाली 4D सीरीज है और उसके बाद जो है ये 5D सीरीज है। ये 3 सीरीज जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसमें रेडी करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद एस भी हो गए, पी भी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो गए। इसके बाद जो लास्ट में स्टूडेंट्स आते हैं बॉटम में, ठीक है, बॉटम में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका आउटमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में मौजूद है, सो इसी वजह से हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में 2 सीरीज आपकी पीरियोडिक टेबल में नीचे बॉटम में रखी गई हैं, इनको बॉटम में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो स्पेस नहीं थी इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने में जो है वो ज़रा आसानी होती थी, तो इसी वजह से इनको सेपरेट जो है वो नीचे बॉटम में रख दिया गया है। ये आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट जो हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, नीचे ये बॉटम में दोनों, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इनको जो फर्स्ट सीरीज है इनको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट 14 होते हैं, ये आपको पता है एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसमें एलिमेंट्स भी कितने हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज है, ये भी आप काउंट करें तो इसके अंदर भी एलिमेंट्स कितने हैं, 14 ही एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो आपको पता है एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि काउंट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ 14 कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 एंड ये आपके पास जो है 14, ठीक है। लास्ट में ये ल्यूटीशियम जो है ये एलिमेंट आपके पास आ रहा है। इसी तरह नीचे वाले भी हैं 14 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास आगे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स के, हम इनको लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं जो फर्स्ट वाले हैं, और नीचे वाले को एक्टिनाइड क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें अगर पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास जो 3D सीरीज को छोड़ के अब ये जो 4D सीरीज है और उससे नीचे 4D सीरीज को भी छोड़ के 5D जो सीरीज है, इसमें अगर आप देखें तो ये लेंथनम जो है ये 57 है, ठीक है, लेंथनम 57। तो अब होता ये है कि अब आप देखेंगे 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये सीरियम, ये 58 है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर नेक्स्ट ऑनवर्ड, मतलब ये इसी के अंदर से आगे चल रहा है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। और जब आप देखें कि ये कंप्लीट हो रही है सीरीज, यहाँ से ये आ रहा है ल्यूटीशियम तक, जो अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 71 है, ठीक है। होप्स हो कि आपको नजर भी आ रहा है 71। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आप देखें तो हैफनियम, ये हैफनियम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 72 से, तो मतलब ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट हो रही है। फिर आप देखें कि नेक्स्ट अब आपके पास जो एक्टिनियम है जो कि 89 है, एक्टिनियम जो है इसी वजह से ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, 89 से नेक्स्ट ये आप देखेंगे थोरियम 90 है, तो ये इसी वजह से एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ, तो इसी वजह से हमने इसका नाम रखा एक्टिनाइड सीरीज, इसी वजह से इसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। तो इससे ऑनवर्ड जो आप देखें एलिमेंट्स 89 से ऑनवर्ड बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं 90 91 92 अप टू सो ऑन, मतलब 103 तक जा रहे हैं, लॉरेंसियम तक 103 तक, तो ये लॉरेंसियम तक जा रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है आप देखें कि 104 जो है वो फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये आपकी जो है कंप्लीट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन की है। तो अब स्टूडेंट्स एक और जो इंपॉर्टेंट बात अब आप लोगों ने से मैंने डिस्कस की है भी कि हम होप्स हो कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं। अब एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जो आपके पास इसके अंदर जो 2 ग्रुप्स है ना, जैसे एक ए ग्रुप है और एक सब ग्रुप, सॉरी 2 है, एक ए सब ग्रुप है और एक बी सब ग्रुप है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें आपने देखा कि ये आपके पास जो सीरीज है ये 1B है और इसके बाद जो ये 2B सीरीज है, फिर 3B है, ये सारी जो है वो बी सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बी सब ग्रुप है, ठीक है। यानी कि ए वाले जो थे वो उसमें तो आपके पास ये 1A और 2A 3A 4A ये सारे जो हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ए वाले आ जाते थे, लेकिन ये जो आपके पास बी है सब ग्रुप, इसके अंदर जो है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो है बात याद रखनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं।
तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो सब क्लियर हो गए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं। तो हम ने शॉर्ट फॉर्म में कहा कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपको होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है और हम इनको ट्रांजिशन ही क्यों कहते हैं। तो ट्रांजिशन का मैंने बता दिया कि ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब जो कि दरमियान में मौजूद होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। सो इस वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट अब मैं जो बात आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ वो है इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर हम किनको कहते हैं और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने खुद भी इस तरह से रेडी किया है, तो मैं आपको भी बता देती हूँ वो शॉर्ट ट्रिक। तो ये होता है कि इफ एंड डू का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप याद कर ले। इफ एंड डू का कॉन्सेप्ट ये क्या चीज़ है, तो ये मैंने अपने लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, तो आप लोगों को भी अगर इस तरह से आप देखें तो आप लोगों को भी काफ़ी आसान लगेगी। तो इफ एंड डू का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि बॉटम में मौजूद हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आई से इनर और एफ से एफ ब्लॉक वाले। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो आई से इनर रहा और एफ ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जो एफ ब्लॉक वाले हैं। और जो आपके पास स्टूडेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इफ एंड डू वाले में क्या है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, उनको हम क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है किसको, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है। अब ये बात में तो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि हम इनको इनर क्यों कह रहे हैं और आउटर क्यों कह रहे हैं, लेकिन वैसे याद रखने के लिए आप जस्ट अभी सिर्फ याद करें इस बात को कि जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और यानी कि जो बॉटम में मौजूद हैं, और जो बीच में मौजूद है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो, उनको हम क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये तो अब आपको पता है, तो अब आप देखें कि इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल है आपके पास, तो इसमें ये जो है ये जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, हम इनको डी से मैंने कहा कि डू वाले कॉन्सेप्ट याद रखें कि आउटर बोल रहे हैं। तो वैसे तो ये देखें आप सोच रहे होंगे कि इनर दरमियान मतलब बीच में ही मौजूद है, तो इनको तो इनर होना चाहिए था, ये बाहर मौजूद है तो हम इनको आउटर कहना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ये इसके ऑपोजिट है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट है। और दूसरा ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि देखें ये इसका पार्ट ही है ना, मतलब लेंथनम से नेक्स्ट ही सीरियम है। ठीक है, तो मतलब ये इसका इनर वालों का पार्ट ही थे। सो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आप इनको क्या कहते हैं, फिर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो ये दो बातें तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं और आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसकी तरफ आती हूँ। तो होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इसके इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि इफ एंड डू का कॉन्सेप्ट याद रखें कि इफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट्स में अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको भी मैं आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेती हूँ ताकि इससे नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टीज और ईच एंड एवरीथिंग फर्दर जो है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। ये जो आपके पास 3D सीरीज़ है, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स जो आपके पास ये दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एक जो है आपका क्रोमियम है और सेकंड जो है ये आपका कॉपर। इसमें ज़रा कुछ एक्सेप्शनल केस है, ज़रा सा मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी जो है वो आपकी रेगुलर जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो आप देख लें कि इनका एटॉमिक नंबर ये 21 है, उसके बाद जो है नेक्स्ट 22 है टाइटेनियम का, वेनेडियम 23 है, क्रोमियम 24 है, इसके बाद नेक्स्ट मैंगनीज 25 है, फिर 26 है, फिर 27 कोबाल्ट का और निकल का 28 है, फिर 29 कॉपर का है और 30 जो है वो जिंक है। तो ये साथ में मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब ये मैंने आपको बताया कि इनके जो है ज़रा सा चेंज एक्सेप्शनल केस है, ज़रा सा डिफरेंट बिहेवियर है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ज़रा सा चेंज ही है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम से याद रखें, स्कैंडियम से ऑनवर्ड जो है अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं फर्स्ट अभी बात कर रही हूँ 3D सीरीज़ की। तो आप इसकी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं इसको कि वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको होप्स हो के आती है कि स्कूल
पब्लिक स्कूल की रिस्पेक्ट से भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसके लिए जो सिंपलेस्ट आपको लिखते हैं, हम इसके लिए वो लिखते हैं हम आर्गॉन। आर्गॉन क्या है, मतलब जिसके अंदर 18 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है आर्गॉन का, तो 18 तक जो है हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्गॉन के बाद। वैसे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो मैं आपको शॉर्टकट वो बता देती हूँ, फिर आर्गॉन से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसके बाद डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ तक हम चलते हैं तो आप देखें कि S1S है, फिर ये 2S है, 3S है, ये 4S है, उसके बाद जो है वो 5S है, ठीक हो गया। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपने हर S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने साथ में मेंशन कर दिए। अब P में आ जाए तो P सबशेल जो है ये आपके पास सेकेंड सबशेल है, तो हमने ये P2 से स्टार्ट करनी है, 2P, उसके बाद जो है ये 3P हो गई, उसके बाद जो है ये 4P हो गया, और इससे नेक्स्ट जो है अभी P नहीं है तो हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे। P में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साथ में ऐड कर दिए, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड D जो है वो आप देखें, D यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगी क्योंकि ये थर्ड सबशेल है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको 3D लिखेंगे, और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 आते हैं। अब यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स के, अगर हम देखें तो ये काउंट करें तो आर्गॉन तक अगर हमने जाना है, मतलब 18 तक, तो देखें 2 2 4 और 6 10 11 12 और 6 18, मतलब इधर तक जो है वो आपके क्या बन जाते हैं, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनती है। तो हम इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट करते थे आर्गॉन से, और इसको इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में जो है वो मेंशन कर देते हैं आर्गॉन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब जैसे स्कैंडियम की बात करें तो यहाँ तक 18 है, उसके बाद जो है वो 19 और 20, ये 4s2 20 हो गया, और उसके बाद जो है वो D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इन केस ऑफ स्कैंडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसी में चेंज ला के अब आपको बताऊंगी। जरा से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ से ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये क्या है, 4s2 है, ठीक है, 4s2, और ये आगे जो है वो आगे एज इट इज़ 3D10 है, ठीक है। तो आप देखें कि हमने बात की कि आर्गॉन, और उसके बाद जो है ये स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 21 इसमें इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये आर्गॉन, उसके बाद जो है वो 4s2 भी इसके अंदर आ जाएगा, और D में, मतलब D में कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बाकी तो हम फिल ही नहीं करेंगे। तो D में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके केस में, स्कैंडियम के केस में D में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि यहाँ तक वो 20 हो गए और आगे जो है वो आपने 21 लिख दिया, ठीक है। तो आर्गॉन जो है, जस्ट आर्गॉन की बात करें तो वो यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि आर्गॉन 18 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपने सेपरेट लिख दिया कि आर्गॉन के बाद जो है वो 4s2 और फिर साथ में 3D1 लिखना है। कुछ बुक्स में जो है वो इस तरह से लिखा गया है, और कुछ बुक्स में जो है वो इस तरह से भी मेंशन किया गया है कि आर्गॉन लिख के फिर 3D1 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है वो 4s2 लिख दिया है। तो ये आप मतलब प्रॉपर जो ऑर्डर है वो इस तरह से आप लिखते हैं कि D ऑर्बिटॉल पहले और फिर बाद में जो है 4s ऑर्बिटॉल जो है वो बाद में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर वे में हम लोगों ने लिखा स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अब नेक्स्ट आते हैं टाइटेनियम के लिए, तो उसमें क्या है 22 है, तो जस्ट हम क्या करेंगे कि D में क्या कर देंगे, यहाँ पर जस्ट मैं इसी के अंदर अब मजीद चेंज लाती जाऊंगी। तो अब आप करेंगे स्कैंडियम के लिए, आप कर लिए हमने, टाइटेनियम की बात आ रही है तो 22 है, तो मैं जस्ट इसको चेंज कर दूंगी, क्योंकि 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये 20 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 21 है मौजूद, स्कैंडियम के लिए 21 है, ठीक है। इस तरह से आप ये स्कैंडियम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं अगर टाइटेनियम के लिए करूंगी तो मैं टाइटेनियम के लिए इसी में चेंज में स्टूडेंट्स बार बार बता रही हूँ, ताकि बार बार आपको कंफ्यूज ना हो, मैं इसी पे रहूंगी तो आप फोकस्ड रहेंगे। तो स्कैंडियम की जगह अगर मैं इसको टाइटेनियम करती हूँ तो टाइटेनियम के लिए 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर 3D2 हो जाएगा, ठीक है। 3D2 और 4s2 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। 3D2 मतलब आर्गॉन जो कि 18 था, 19 20 ये हो गया, और 21 और 22 दो ये हो गए, 22 पूरे हो गए। अब इससे नेक्स्ट जो है वेनेडियम की बारी है, तो वेनेडियम के लिए भी आप क्या करेंगे 23, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आउटरमोस्ट शेल यानी कि D सब शेल है इसके अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो 3 आ गए, ठीक हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट वनेडियम के बाद क्रोमियम की बात है, तो क्रोमियम में स्टूडेंट्स ज़रा सा बिहेवियर चेंज है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ही सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, तो एक सीक्वेंस आपका मेंटेन रहे, ठीक है। ये 24 है। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको लगता है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आने चाहिए थे D में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जिस तरह से सीक्वेंस एक चल रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स इसके केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये ठीक नहीं है, बल्कि इसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आर्गॉन, और उसके बाद जो है 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, हम 5 लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S में से इधर जंप कर जाता है D में, ठीक है, D5 हो जाता है, और ये 4s1 हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है कन्फिग्रेशन हम क्रोमियम के लिए यूज़ करते हैं, ये वाली कन्फिग्रेशन, ये वाली यूज़ नहीं करते, ये वाली यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखें ये एक बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो है वो D सब शेल या F सब शेल हाफ फिल्ड हो या पार्शली फिल्ड हो, ठीक है, हाफ फिल्ड हो
ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं कि अगर वो हमारे पास हाफ फिल्ड होगी या हमारे पास जो है वो हाफ फिल्ड यानी कि पार्शली फिल्ड, और या फिर फुल फिल्ड होगी, ठीक है, फुली फिल्ड होगी, तो तब क्या होगा कि वो क्या होगी, स्टेबल होगी, क्या होगी, कन्फिग्रेशन वो मतलब स्टेबल होगी। तो अब आप देखें कि ये आपके पास जो डी सब शेल है, यहाँ पर ये इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब हाफ फिल्ड है। वैसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 आते हैं ना, तो और एस में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पर 2 के बजाय 1 आया, मतलब हाफ फिल्ड है, मतलब 2 के बजाय 1 है, मतलब हाफ फिल्ड है, और डी भी जो है वो आपके पास हाफ फिल्ड है। तो इसी वजह से ये जो होगी, ये स्टेट जो होगी वो इसकी क्या होगी, स्टेबल होगी, ये क्या होगी, स्टेबल होगी। सो इसी वजह से हम जो है ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है क्रोमियम के लिए हम ये वाली यूज़ करते हैं, और ये वाली यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो है वो डी हाफ फिल्ड नहीं है, ठीक है, और एस जो है वो फुली फिल्ड है, लेकिन ये कि डी जो है वो हाफ फिल्ड है, तो इसी वजह से हाफ फिल्ड नहीं है, मतलब उस तरह से, तो इसी वजह से ये इतना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से नहीं है। तो हम इसी वजह से हम क्रोमियम के लिए ये वाली स्टेट नहीं यूज़ करते हम, बल्कि ये वाली स्टेबल वाली फॉर्म जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो डी सब शेल है और हाफ डी और एफ लॉग सब शेल, एफ सब शेल जो है वो अगर हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, तो तब जो है वो आपके जो एलिमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा। तो इसी वजह से क्रोमियम जो है वो उसके लिए हम ये वाली कन्फिग्रेशन जो है यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अब आप देखेंगे कॉपर के अंदर भी, कॉपर में भी यही केस होगा, लेकिन अब हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो मैं पहले बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवा देती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, कॉपर की तरफ भी आएंगे। तो अब क्रोमियम के बाद बाकी सीक्वेंस में स्टूडेंट्स आपने चलना है कि अब मैंगनीज की बारी आ रही है, तो मैंगनीज के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25 होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कन्फिग्रेशन जो है उसके लिए हम एज इट इज सेम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3D जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और बाकी 4s जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 3D 5 एंड 4s 2 रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंगनीज के लिए मतलब ये हो गए आपके 18, 19, 20 और 5, 25, ठीक है, पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंगनीज के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास आयरन है, तो आयरन के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं Fe, हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन की करने जा रहे हैं 26, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3D के बजाय यहाँ पर 5 के बजाय क्या आ जाएगा, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट है, सॉरी कॉपर नहीं है, कोबाल्ट है, CO जो है वो कोबाल्ट है, मेटल आपका कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर जो होता है वो 27। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जस्ट मैंने आपको बताया कि जस्ट डी में हम चेंज करते जाएंगे, बाकी सबका सब सेम रहेगा, जस्ट एक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि वो क्रोमियम और कॉपर के केस में, बाकी सब जो है वो आपने सीक्वेंस में एक जो कन्फिग्रेशन का प्रॉपर ऑर्डर है वैसे ही आप लोगों ने लेकर चलना है, ठीक है। तो ये D7 हो गया, D7 सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद 28 में निकल आ रहा है, ठीक है, निकल जो है वो 28 है एटॉमिक नंबर उसका। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, निकल के लिए D वो 8 सिस्टम है, ठीक है, D8, 3D8 हो जाएगा और 4s2, ये इस तरह से आपने रखा। अब स्टूडेंट्स आ गया है आपके पास कॉपर। तो कॉपर के केस में अब आपको मैंने पहले बताया था कि क्या होता था कॉपर के केस में, कि कॉपर के केस में यहाँ पर एटॉमिक नंबर 29 है। तो जिस तरह से उसके केस में हुआ था क्रोमियम के केस में कि वो स्टेबल हाफ फील्ड जो होती थी वो स्टेबल होती, तो इसमें क्या होगा कि वो फुली फील्ड कर देंगे। कैसे, तो आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S में से, ये कॉपर के लिए जो है हम सोच रहे होते हैं कि जो कॉपर के लिए वो यहाँ पर 3D9 होगा और 4s2, मतलब ये वाली कन्फिग्रेशन होगी, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये गलत है, ठीक है। हम ये नहीं यूज़ करते, बल्कि इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो क्या होती है, आर्गॉन, मतलब ये हो गया आपके पास 18, उसके बाद जो है 19 और 20, ये होगी 20, और बाकी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है S में से जंप कर जाता है D में, तो किधर चला जाता है, ये D10 हो जाती है, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन जस्ट 1 रह जाता है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है ये आपके पास D जो आपके पास सब शेल है वो हाफ फील्ड के बजाय, सॉरी फुली फील्ड है, और S जो है वो सब शेल जो है ये हाफ फील्ड है। तो ऐसे स्टेट में आपको मैंने बताया था कि हाफ फील्ड हो, D हो, या मतलब S सब शेल, मतलब जो भी हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, तो तब जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे इसके अंदर ये वाली जो है स्टेट आ रही है कि स्टेबिलिटी वाली स्टेट, तो इसी वजह से हम इसके लिए जो कन्फिग्रेशन कॉपर के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाली यूज़ करते हैं हम, स्टेबल वाली, ठीक है, D10 एंड 3D10 एंड 4s1 वाली, जबकि ये वाली जो है 3D9 एंड 4s2 वाली नहीं यूज़ करते। तो ये जस्ट इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि क्रोमियम एंड कॉपर के केस में जो है 3D सीरीज में जस्ट ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो है ये स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जो हम जिंक की बात करते हैं, तो जिंक के अंदर जो है वो कन्फिग्रेशन क्या आ जाती है, आप इसको भी देख लें। जिंक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब लास्ट एलिमेंट है 3D सीरीज का, तो वो भी मैं साथ में आपको करके बताती हूँ। तो 3D में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, D
10 हो जाएगी, 3D10 और 4s2, ठीक है। तो इस तरह से ये तो और भी ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर D10 जो है वो भी फुली फिल्ड है और S जो सब शेल है ये भी फुली फिल्ड है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपसे जो मैंने 3D सीरीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की डिस्कस किया ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जो 3D सीरीज़ की, तो मुझे यकीन है कि आप जो है वो 4D एलिमेंट्स और जो आपके पास 5D सीरीज़ हैं, 4D सीरीज़ और 5D के एलिमेंट्स जो हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब एक और बात स्टूडेंट्स के यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि हम इनको 3D सीरीज क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स डी सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, तो वो कौन सी वाली होती है 3D, यानी कि आपको पता है ना डी सबशेल जो है वो थर्ड सबशेल है, तो इसी वजह से वो 3 से स्टार्ट होती है, तो हम इसको कहते हैं 3D, मतलब पहले जो है वो 3D आ रही है, तो इसी वजह से 3D सीरीज हम इन्हें कहते हैं। इससे नेक्स्ट वाली जो नीचे वाली है उसको हम 4D कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो डी सबशेल 4 वाली जो आ जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगी, तो इसी वजह से उसको सीरीज को हम 4D सीरीज कहते हैं, और इससे नेक्स्ट वाली इसी तरह से आप 5D सीरीज उसे कहेंगे। अब स्टूडेंट्स बाकी जो आपके पास जो नेक्स्ट है 4D सीरीज उसके कुछ एलिमेंट्स हैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। बाकी सीक्वेंस आपने इसी तरह आपने उसमें भी देखना है, लेकिन जो उसमें भी एक्सेप्शनल वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उसकी भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास 3D एंड 4D एंड 5D ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हैं, सीरीज भी आप कह सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सीक्वेंस में बताई जा रही है, लेकिन क्रोमियम के अंदर जो है वो वही बात के स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो आ जाता है, तो 3D 5 एंड 4s1, तो ये आपके D जो है ये हाफ फिल्ड है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। बाकी आप देखेंगे बाकी सब सीक्वेंस में इसी तरह आप लिखेंगे, और यहाँ पर एक ये जो है वो गलती से आयरन को 3D16 लिखा हुआ है, ये 3D6 कर लें, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। बाकी आप देखें कि 7, 8, 9 और ये यहाँ पर कॉपर का जो है वो 9 आना चाहिए था, तो ये देखें D10 है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें वो जो बिहेवियर ज़रा सा चेंज है, जस्ट स्टेबिलिटी के फैक्टर की वजह से इन क्रोमियम और कॉपर इन दोनों के अंदर जो है वो ये बात है कि इसमें D10 जो है ये फुली फिल्ड है, तो ये स्टेबल होती है, सो इसी वजह से इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। तो ये 3D सीरीज़ थी। अब इसी तरह जो अगर आप देखें 4D सीरीज़, यानी कि 4D ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इसमें आपके पास आ जाता है यूट्रियम है, उसके बाद जिरकोनियम, नायोबियम, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनमें कौन कौन से एक्सेप्शनल वाला केस है कि इसमें सीक्वेंस में मतलब 4D1 है, 4D2 है, उसके बाद नीचे देखें आप नायोबियम वाला, नायोबियम में जो है ये पहले जो होगा 4D4 होगा और 5s1, तो इसमें भी वही बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाता है, तो ये ज़रा सी इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। और मोलिब्डेनम में देखें तो मोलिब्डेनम जो है वो 4D5 है, ठीक है, वैसे तो ये 42 है, तो ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें कि आर्गॉन की जगह जो है वो क्रिप्टॉन यूज़ किया, क्रिप्टॉन क्या होता है 36, तो 36 तक आपने इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो इतनी बड़ी कन्फिग्रेशन लिखने के बजाय हम सिंपल क्रिप्टॉन इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यानी कि यहाँ तक 36 है, और उसके आगे जो है 37, और 37 के आगे इसमें और मज़ीद 5 ऐड करें तो 37 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, तो इस तरह से 42 हो जाएगा। तो ये D5 सिस्टम है, मतलब ये इसमें स्टेबिलिटी इस तरह से लाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से मेंशन की है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो नीचे आप के बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो आपने इसी तरह सीक्वेंस में रखने हैं। ये आपके पास टेल्यूरियम है, ये 43 है, और ये एज इट इज़ 4D5 और 5s2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है रुदीनियम, इस केस में भी आपने देखना है कि कन्फिग्रेशन जो है वो आपने 6 के बजाय अब यहाँ पर देखें आप 7 है, और ये 5s1 है। उसके बाद जो है रोडियम है, ये ज़रा सा इनका भी बिहेवियर चेंज है, 4D8 एंड 5s1। बाकी ये सीक्वेंस में आप लोगों ने चलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें ये बाकी सीक्वेंस में, ये सारे सीक्वेंस में है, लेकिन ये नायोबियम वाला जो फैक्टर है मैंने आपको बताया कि ये और जो मोलिब्डेनम है D5 जस्ट इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है इसके अंदर भी, मोलिब्डेनम के अंदर भी। और लास्ट में आप देखें कि ये पलाडियम है, तो पलाडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 46 है, ठीक है। तो इसके अंदर भी स्टेबिलिटी का फैक्टर लाने के लिए जो D जो है वो 10 जो है उसमें मौजूद है। और इसके बाद जो है वो जो आपके पास जो सिल्वर है इसमें 47, तो इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो D10 और 5s1 जो है बन रही है। जस्ट स्टेबिलिटी के फैक्टर वाली बात है, यहाँ पर भी जो है ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन S से चला जाता है वो D में, तो वरना ये D9 होना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो D10 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S से यहाँ पर ला के स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो लाया गया है। उसके बाद कैडमियम है, बाकी उसकी कन्फिग्रेशन सीक्वेंस में जिस तरह से चल रही है। तो इनमें जो आपके पास 3D सीरीज़ में है वो आपके पास क्रोमियम और कॉपर है, और जबकि 4D सीरीज़ में आपके पास जो है वो नायोबियम है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से बन रहा है आपका पलाडियम, नहीं मरकरी सिल्वर बन रहा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जो है वो पलाडियम भी जो है वो इसके अंदर ही
ही आ जाता है। तो ये कन्फिग्रेशन आपने 4D सीरीज़ के देख लिए। उसके बाद जो है वो 5D के भी अंदर ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो F ब्लॉक है उसमें जो अगर उसको हाफ फील्ड या फुल फील्ड करें तो F ब्लॉक में यहाँ पर मैं साथ मेंशन कर देती हूँ कि F ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल 14 आते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो अब देखें कि 14 का हाफ फील्ड अगर करें तो ये 7 होंगे और फुली फील्ड करें तो ये 14 होंगे। तो ये वाली दो कंडीशन में ये स्टेबल ज़्यादा होगी। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं आप देखें कि लैंथेनम है, हैफनियम है, टेंटलम है, टंगस्टन है। तो यहाँ पर टंगस्टन वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये नीचे टेंटलम और इससे नीचे टंगस्टन और रीनियम। ठीक है, ये जो है F14 ये देखें, ये सारे 14 हैं। तो 14 की रिस्पेक्ट से तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे स्टेबल हैं, लेकिन वही बात है कि डी हम इनको जो है वो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर जो डी सब शेल है वो भी प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। तो आप देखें कि यहाँ पर डी में कौन सा वाला जो है वो स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो ये 5 है और 6s। तो इसमें स्टूडेंट्स बाकी आप देखें कि ये रीनियम है, ये 5D5 और 6s2 है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखेंगे ऑस्मियम, तो आप देखें कि 1 2 3 डी वाले की बात कर रही हूँ। 1 है D1 D2 D3 D4 D5, उसके बाद D6 D7 D8 नहीं है। ठीक है, अब देखें D8 आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर D9 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन S से चला गया यहाँ पर। ठीक है, स्टेबिलिटी वाली बात की जा रही है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ये 5D9 है। और ये नीचे आ जाएँ अगर ऑरम पे यानी कि गोल्ड पे, तो ये क्या है 5D10 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो ये भी दोनों स्टेबिलिटी के फैक्टर की वजह से। तो इनकी कन्फिग्रेशन जो है वो ज़रा सा आपने देखा कि चेंज है। और बाकी जो है मरकरी आ जाता है आगे, तो ये 4F14 और बाकी 5D10 ही है और 6s2 यानी कि ये फुली फिल्ड है। ठीक हो गया। तो अब जो आपने याद रखा कि बाकी सारे एलिमेंट्स को आप लोगों ने सीक्वेंस में उसी तरह मेंशन करना है, सवाई ये जो आपके 3D के एलिमेंट्स में सिर्फ आपके पास ये दो आ जाते हैं जिसमें क्रोमियम एंड कॉपर है, और जो आपके पास 4D सीरीज़ हैं तो इसमें स्टूडेंट्स नायोबियम है 4D 4 एंड 5s1। तो ये मैंने आपको बताया कि 1 2 और इधर 3 आना चाहिए था, 3 के बजाय ये 4 है। तो वही वाला स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लाने के लिए जो है इसको इलेक्ट्रॉन को S में से जम करवा के D में लाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नायोबियम वाला है, यहाँ पर मोलिब्डेनम है और टेलुरियम, ये वाले 3 एलिमेंट्स। उसके बाद लास्ट वाले जो है ये पैलेडियम और जो है आपके पास जो सिल्वर है, इन वाले ये जो 2 एलिमेंट्स मजीद आ गए। ठीक है, तो इसमें ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनकी बात की जा रही है जो स्टेबिलिटी की रिस्पेक्ट से। और ये जो लास्ट वाली जो 5D सीरीज है इसमें ये जो आपके 2 एलिमेंट्स हैं प्लैटिनम और ऑरम जो यानी कि गोल्ड जो है, इन दोनों की कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज आपको मिलेगी। बाकी सारी जो है वो आप लोगों ने इसी तरह सीक्वेंस में रखनी है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का जो लेक्चर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो इसके अंदर जो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन को मैंने डिस्कस किया, और फिर ये भी मैंने आपको बताया कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया, और उसके बाद जो लास्ट में मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक डिस्कस करना था वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन वो चेंज क्यों लिखी है, ये सारा जो है मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी की फैक्टर जो है उसकी रिस्पेक्ट से हम लोग इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरह से मेंशन करते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया है और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट्स लगता है कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर अगर नहीं हुआ, कोई पॉइंट अगर आपका रह गया है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।